प्यारे बच्चों, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट for electric circuit and three important law. First is the star law, delta law and Kirchhoff's law. Okay, when the circuit is very complicated and then we can see that which law can be applied over that particular circuit. आप जानते हो कि अगर वो वेट स्टोन ब्रिज लॉ को फॉलो करेगा तो P by Q इक्वल टू R by S अगर वो फॉलो करता है तो यहाँ पर हम वेट स्टोन ब्रिज लॉ लगा सकते हैं। ऐसे एक केस है कि ये चार रजिस्टेंस अगर कहीं इस प्रकार से जुड़े हों, ठीक है ना, ये P, Q, R और S, ये चार रजिस्टेंस ऐसे जुड़े हों कि इन चारों का साइड रेशियो यानी कि P बाई Q और R बाई S अगर ये इक्वल हो जाए तो ये जो दो टर्मिनल L और L डैश है, यहाँ से हम इसमें पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो टर्मिनल L और L डैश है इनके पोटेंशियल सेम हो जाएंगे और इनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब इसके बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो ये हमारे लिए नेग्लिजिबल हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि P बाई Q और R बाई S इक्वल होना चाहिए या P बाई R और Q बाई S इक्वल होना चाहिए। ये तो वेट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इस प्रकार से भी हम सर्किट को देख सकते हैं। आज हम एक लॉ और देखते हैं, वो लॉ स्टार लॉ है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि किसी सर्किट में इस प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है, ऐसे अगर किसी सर्किट मान लेते हैं ऐसी कोई सर्किट बनी हुई है कि इसमें ये R1, R2 और R3 इसी सर्किट में इस प्रकार से तीन रजिस्टर्स लगे हुए हैं और ये सर्किट सॉल्व नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। तो इसको आप इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। इस प्रकार से ये आपका स्टार है और ये आपका डेल्टा है, ठीक है ना। ये आपका स्टार, ये आपका डेल्टा है। इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। कहने का मतलब आप इसमें ऐसे 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 आप इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे अपने सुविधा के अनुसार, ठीक है ना। सर इसकी ज़रूरत हमें कैसे पड़ती है, मैं आपको एक छोटी सी सर्किट बताता हूँ, आप समझ जाएंगे बात को। मान लेते हैं हमारे पास कोई सर्किट ऐसी है, पोटेंशियल अप्लाई करूं और यहाँ से अप्लाई करूं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो बहुत ही ईजी है सर, कि ये दोनों तो सीरीज में है। हाँ बिल्कुल, ये दोनों सीरीज में है। चलिए हमने इनको सॉल्व कर दिया भाई सीरीज में, और इसके जगह पर हमने ये एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दिया ऐसे। अब हमें बताइए कि ये जो आपका R1, R2 और ये जो आपका R3 है, इन तीनों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बता सकते हैं। आप कहेंगे कि सर ये दोनों पैरेलल है, रॉन्ग आंसर। सर ये दोनों सीरीज में है, रॉन्ग आंसर। ना तो ये तीनों सीरीज में है, ना ही ये तीनों पैरेलल है, ठीक है ना। ये तीनों सीरीज में भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है। गौर से देखिए तो ये डेल्टा का फॉर्म है, ठीक है, ट्रायंगल बना हुआ है ना, इस प्रकार का ये सर्किट है, डेल्टा का फॉर्म है। तो ऐसे सर्किट को हम स्टार के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे स्टार के फॉर्म में, देखिए ये डेल्टा है, इसको हम ऐसे स्टार में ऐसे कन्वर्ट कर देंगे अगर हम, तब तो हम बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं ना बेटा, ठीक है। अगर इस तरीके से हम सर्किट को कन्वर्ट कर दें, इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दें तो ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा। अब देखिए सर्किट हो गई आसान में आपकी। देखिए अब ये आपका हो गया सीरीज में, ये दोनों हो गए पैरेलल, ठीक है ना। ये दोनों इसके साथ ये सीरीज में, इसके साथ ये सीरीज में, ठीक है। और फिर ये सब सीरीज में हो जाएंगे और बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर ले जाओगे। देखो ध्यान से, ये रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस, ये और ये सब सीरीज में हो गए। इसको आप बड़े आराम से सॉल्व कर जाओगे। अगर यहाँ पर पोटेंशियल है तो 1 2 3 ये तीनों सीरीज में, 1 2 ये दोनों सीरीज में और ये दोनों आपस में पैरेलल। ध्यान देखो ना, अगर यहाँ से पोटेंशियल अप्लाई आप कर रहे हो तो ये तीनों सीरीज में हो गए, ये और ये दोनों सीरीज में हो गए और फिर ये दोनों आपस में हो गए पैरेलल। आप सीधा से इन तीनों को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से स्टार और डेल्टा का हम कन्वर्जन करके हम सर्किट को बड़े आराम से सॉल्व करते हैं। लेकिन अब करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल सा ये कॉन्फ़िगरेशन है और बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई डेल्टा हो और इसको अगर आपको स्टार में कन्वर्ट करना हो, ठीक है ना, यानी कि इसमें तो मान लेते हैं हमारे पास डेल्टा में 3 रजिस्टेंस A B C है और स्टार में जो कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास रजिस्टेंस करना है R1, R2
एंड R3। हमें R1, R2, R3 की वैल्यू चाहिए ए बी सी के फॉर्म में, ठीक है ना। तो कितना आसानी से आप निकाल सकते हो, जरा वो देखिए। R1 इक्वल टू हो जाएगा बेटा, R1 इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच का रेजिस्टेंस है A और B का, तो ये हो जाएगा आपका A इंटू बी, ठीक है ना, A इंटू बी अपॉन A प्लस बी प्लस सी। बहुत ही सिंपल। R1 की वैल्यू, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस बी अपॉन A प्लस बी प्लस सी, सिंपल। वैसे ही अगर मुझे R2 निकालना है सर, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच की वैल्यू है, तो ये आपका हो जाएगा B इंटू सी अपॉन सेम चीज A प्लस बी प्लस सी, दैट्स ऑल। वैसे अगर R3 की वैल्यू निकालनी है तो R3 ये A और C के बीच का है, तो ये हो जाएगा आपका A इंटू सी अपॉन A प्लस बी प्लस सी। इस प्रकार से आप R1, R2, R3 की वैल्यू जैसे यहाँ पे रखेंगे, तो ये सर्किट यहाँ से गायब, ये सर्किट यहाँ से गायब, ये सर्किट यहाँ से गायब, और इसके जगह पे ये स्टार आ जाएगा, डेल्टा हट करके स्टार आ जाएगा, ठीक है ना। और आपकी सर्किट बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी। बात करते हैं डेल्टा को स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे ये मान लेते हैं हमारे पास 3 रेजिस्टेंस स्टार फॉर्म में है, R1, R2, R3। इसको मुझे डेल्टा फॉर्म में, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब A, B, C के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे वो भी देखिए, बड़ा ही आराम से निकल जाएगा। जैसे मैं A निकालना है, A, तो A इक्वल टू देखिए, A आपका बना है इन दो रेजिस्टेंस से, R1 से और R2 से ना। R1, R2 को ऐड करने पर A बना है, तो A इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, और फिर प्लस करके एक बार इनका मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, R1, R2, और जो बच गया R1, R2 के सामने कौन बच गया, R3 अपॉन R3 कर दीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से आपका A मिल जाएगा, ये टर्मिनल मिल जाएगा, ठीक है। वैसे आपको B टर्मिनल निकालना है तो भी बड़े आराम से निकाल लेंगे आप। ये टर्मिनल निकालना है, B टर्मिनल निकालने के लिए वो इन दोनों रेजिस्टेंस मिलकर बना है R2, R3 से, तो सिंपल यहाँ पे कर देंगे R2 प्लस R3 प्लस R2, R3 अपॉन R1, दैट्स ऑल, ठीक है ना। आपको B वैल्यू मिल जाएगी। C की वैल्यू निकालनी है तो भी बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C की बात करें तो वो R1 और R3 से मिलकर बना है, तो R1 प्लस R3 और इन दोनों का मल्टीप्लाई R1 R3 अपॉन, अब बच गया कौन, R2, ठीक है ना। इस प्रकार से आप A, B, C की वैल्यू, A, B, C की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो ये बीच का रेजिस्टेंस हो जाएगा गायब सर, ये तीनों रेजिस्टेंस आपका गायब हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी थोड़ा सा इंटरप्शन हो रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। ओके बेटा, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू। ओके, ये स्टार और डेल्टा का कन्वर्जन था। ये जब सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होता है तो वहाँ पर हम चेक करते हैं कि स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने पर हमारी सर्किट आसान हो रही है या आपकी सर्किट किस प्रकार से आसान हो रही है। डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है या स्टार को डेल्टा में, आप अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसको मिरर कॉन्सेप्ट कहते हैं। अगर सर्किट में एक मिरर इमेज बने, सर्किट को बीच में से काटने पर कहीं पर कोई मिरर इमेज बने तो तो उसको भी आप मिरर कॉन्फ़िगरेशन से चेंज कर सकते हैं। तो भी बड़ी ही सिंपल सर्किट होती है। अगर सर्किट में सिमेट्री हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास ये ऑक्टागोनल या हेक्सागोनल कोई सर्किट है, ये ऑक्टागोनल सर्किट, ये सब में कोई ना कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है ना, सब में रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है ना। अब इस प्रकार की कोई सर्किट है और यहाँ से आप इसमें करंट दे रहे हैं, पोटेंशियल दे रहे हैं, ऐसे सर्किट और इसको भी आप कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे आप इसको यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, ठीक है ना, और इसमें यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस हम जोड़ देते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है ना। आप अपने हिसाब जो भी मर्जी कर लो, यहाँ से भी रेजिस्टेंस जोड़ दिया मैंने, यहाँ से भी रेजिस्टेंस जोड़ दिया मैंने, ऐसा जैसा आपकी इच्छा हो वैसे। लेकिन सर्किट में सिमेट्री होनी चाहिए। अब आप किसी एक पॉइंट को ले सकते हैं, जैसे इस सर्किट को अगर हम इसे बीच में से काटते हैं, इधर से या इधर से काटते हैं, तो इसमें सिमेट्री आ जाएगी, ठीक है ना। इसका इधर का पार्ट का मिरर इमेज बन जाएगा, या फिर ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट का मिरर इमेज बन जाएगा। तो उस खेल में हम क्या करते हैं कि इसके आधे पार्ट को हम काट के निकाल देते हैं, ठीक है ना। आधे हिस्से को, जैसे हम इसको सिमेट्री इन दोनों के अलग है, आधे को काट के निकालेंगे तो ये यहाँ से हो जाएगा नाइन आधा पार्ट, ठीक है। और इसको हम एक वायर से सॉल्व कर दिए यहाँ से। अब इसको हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है ना। अब इसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, स्टार डेल्टा फॉर्म लगा करके सॉल्व करेंगे। जो भी आंसर आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका नेट आंसर निकल जाएगा। तो ये हो गया मिरर कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो आपको हमने ओवरऑल 4 कॉन्सेप्ट बताया, वेट स्टोन ब्रिज, स्टार, डेल्टा एंड मिरर, ठीक है ना। मिरर, अच्छा हाँ सर, जिस रजिस्टर को आपने 2 हिस्सों में काटा उसकी वैल्यू कितनी लेंगे? अगर इसकी वैल्यू आपकी R थी तो अब हम इसकी वैल्यू R/2 कर लेंगे। इसकी वैल्यू R थी तो R/2, क्योंकि जिसको आपने मिरर के कॉन्सेप्ट में काटने पर, जो आपके मिरर काटने पर जो रजिस्टर बीच में आता है उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है, ठीक है। ओवरऑल इसको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब रही बात इसकी प्रैक्टिस की, तो इस पर हम हजारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा सकते हैं, लेकिन बेटा क्योंकि हमें वीडियो शॉर्ट रखना है, ठीक है, तो अभी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। बाकी अगर ऑफलाइन क्लास में आप मिलते हैं, ठीक है, तो इस पर जितने चाहेंगे उतने हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम जा रहे हैं किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ना। किरचॉफ लॉ की अगर हम बात करें, किरचॉफ लॉ 2 लॉ का कम्बिनेशन है। फर्स्ट लॉ है आपका, ठीक है, जंक्शन लॉ, ठीक है, या फिर करेंट लॉ, जंक्शन लॉ या फिर करेंट लॉ। ये लॉ जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड है। इस पर डिपेंड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये लॉ क्या बोलता है कि भाई अगर टोटल चार्ज कंजर्व है तो किसी टर्मिनल में जितने चार्ज इनपुट करेंगे, जितने चार्ज, मान लेते हैं अगर इसमें से Q चार्ज आए यहाँ पर, तो इसमें से Q चार्ज बाहर भी निकलेंगे, क्योंकि चार्ज यहाँ पर इकट्ठा तो हो नहीं सकता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं अगर इसमें से Q चार्ज आया और एक चार्ज कम होकर के यहाँ से बाहर से निकल रहा है, तो मतलब कि पर सेकेंड एक चार्ज यहाँ पर इकट्ठा होगा और सर्किट डिस्ट्रॉय हो सकती है, खत्म हो सकती है। तो जितने चार्ज इसमें इनपुट करेंगे उतने ही चार्ज इसमें से आउटपुट करेंगे। अगर इसमें Q1, Q2 चार्ज इसमें इंटर कर रहे हैं, ठीक है, और मान लेते हैं ये Q3, Q1, Q2, Q3 चार्ज इंटर कर रहे हैं, तो इसमें से निकलेगा Q1 + Q2 + Q3, ये 3 चार्ज बाहर भी निकलेंगे पर सेकेंड। अगर Q1, Q2, Q3 चार्ज इंटर कर रहे हैं इस जंक्शन पर, तो एक सेकेंड में Q1 + Q2 + Q3 चार्ज बाहर भी निकलेंगे। अगर हम इसको टाइम से डिवाइड कर दें, सबको टाइम से डिवाइड कर दें, पर सेकेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसमें I1, I2 Q/T I होता है, I1, I2, I3 चार्ज अगर इंटर करेंगे तो इसमें से I1 + I2 + I3 चार्ज बाहर भी निकलेंगे। ओवरऑल जितने इनपुट चार्ज करंट हो रहा है और जितना आउटपुट करंट हो रहा है, अगर हम उन सबको सम कर दें किसी जंक्शन पर, तो समेशन ऑफ I की अगर हम बात करें, और I की वैल्यू 1 से लेकर के I की वैल्यू n तक, यानी कि 1, 2, 3 है यहाँ पर, यानी कि n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो सारे करंट को अगर हम सम करें, सारे करंट को सम करें, माने आने वाले करंट को पॉजिटिव, जाने वाले को निगेटिव, या आने वाले को निगेटिव, जाने वाले को पॉजिटिव मान करके अगर हम सारे करंट को किसी जंक्शन पर सम करें, तो नेट इस करंट पर नेट करंट की वैल्यू हो जाएगी 0। जितने करंट इसमें आएगी उतनी करंट इसमें से बाहर निकलेगी, तभी तो ये सर्किट इक्विलिब्रियम पर रहेगा ना। नहीं तो पता चला कि अधिक करंट आ रहा है, करंट आने का मतलब कि अधिक चार्ज आ रहा है और कम चार्ज निकल रहा है, ये संभव नहीं है, क्योंकि चार्ज रुकेगा कहाँ पे। और कम चार्ज आ रहा है और अधिक चार्ज निकल रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर भाई 5 कूलम चार्ज आए और 10 कूलम चार्ज बाहर निकल गए। कहाँ से 5 कूलम चार्ज आया? इसलिए जितनी करंट किसी जंक्शन पर इंटर करेगी उतनी ही करंट बाहर भी करेगी, और ओवरऑल टोटल करंट का इनपुट और करंट का आउटपुट अगर हम टोटल सम करें तो वो 0 आएगा। जितना करंट इनपुट उतना ही करंट आउटपुट, टोटल सम करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ की अगर हम बात करें तो सेकेंड लॉ है आपका लूप लॉ या वोल्टेज लॉ, लूप लॉ या फिर वोल्टेज लॉ। ध्यान से समझिएगा, जो सेकेंड लॉ है इसको तो हम जंक्शन लॉ बोलते हैं और इसको हम बोलेंगे लूप लॉ। ये जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड है। अब सर एनर्जी क्या होती है? तो हमें पता है कि V = W/Q, तो W = V × Q, है ना। तो W = V × Q, अब Q तो होता है हमारा कंजर्व, तो इसका मतलब कि जितना वोल्टेज किसी टर्मिनल में आप दोगे, ठीक है ना, वो सारे वोल्टेज का, और उस वोल्टेज में आपने कितना किसी सर्किट में या किसी लूप में कि जितना वोल्टेज आप दोगे और उस वोल्टेज का लॉस भी उतना ही होगा, ठीक है ना। और ये आप जानते भी हो यार कि किसी बैटरी में अगर हम किसी सर्किट को जोड़े यहाँ पे, ठीक है, और अगर ये V वोल्ट है, तो अगर यहाँ से V वोल्टेज का पोटेंशियल चलेगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 0, यानी कि इस सर्किट में ड्रॉप कितना हुआ?
V वोल्ट का। आपने दिया कितना था V, और इस रजिस्टेंस, अगर एक रजिस्टेंस है, मान लेते हैं 2-3 रजिस्टेंस है, तो इन तीनों रजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा V। क्यों भाई V? क्योंकि आपने दिया V था, तो जितना वोल्टेज आप दोगे गिवन वोल्टेज इक्वल टू ड्रॉप वोल्टेज, सीधी सी बात, गिवन वोल्टेज इक्वल टू ड्रॉप वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब एनर्जी, वोल्टेज में क्यू का मल्टीप्लाई कर दे चार्ज का एनर्जी, तो गिवन एनर्जी ओके इक्वल टू यूज एनर्जी। गिवन एनर्जी, बैटरी से गिवन एनर्जी इक्वल टू यूज एनर्जी, ठीक है। यानी कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड है ये, गिवन एनर्जी इक्वल टू यूज एनर्जी। अब बात करते हैं कि ये लगता कैसे है। तो याद रखिए, सबसे पहले तो हम जंक्शन लॉ लगा करके करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, करंट को फैलाते हैं, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट लॉ लगा करके हम करंट को फैला देंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई एक सर्किट है, इसमें बहुत सारे डिवाइस है, बहुत सारी बैटरी लगी हुई है, बहुत सारे रजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है, ढेर सारे रजिस्टेंस और ढेर सारी बैटरी लगी हुई है। तो सबसे पहले हम इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करके पहले करंट इसमें हम फैलाएंगे, ठीक है ना। वो भी हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई एक सर्किट है, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। इसमें हमने बहुत सारी बैटरी जोड़ रखी है, बहुत सारा रजिस्टेंस जोड़ रखा है, ठीक है ना, बहुत सारी बैटरी और बहुत सारा रजिस्टेंस हमने इसमें जोड़ रखा है सब में। अब मैं कहूँ कि इसमें इस बैटरी का EMF है E1, इसका E2, इसका E3, रजिस्टेंस सबकी हम बात कर लेते हैं R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 एंड सो ऑन। तो इसमें हम सबसे पहले जंक्शन लॉ लगाएंगे और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। करंट कैसे हम फैलाएंगे हम उसकी बात कर लेते हैं। करंट हम फैलाएंगे, आप कहीं से भी करंट को चला सकते हो, आपकी मर्जी, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, करंट आप कहीं से भी चलाइए, ठीक है ना। बशर्ते है सुविधा के अनुसार से आप सबसे बड़ी वाली बैटरी को पकड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। मान लेते हैं E1, E2, E3 में से E3 बड़ा है आपका, मान लेते हैं, ठीक है। इसमें तो आपकी वैल्यू दी जाएगी ना, आपको वैल्यू दी जाएगी यहाँ पर। तो मान लेते हैं E3 बड़ा है, तो E3 का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट पक्की बात इधर से चलेगा। तो मान लेते हैं इधर से चला आपका I1, जब यहाँ पर पहुँचेगा तो उसको दो रास्ते मिलेंगे, ये दोनों, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं इधर से चलेगा I2 और इधर से चलेगा I3। वैसे नियम ये है कि नंबर आप करंट जो आप बना रहे हो यहाँ पे अपने मन से, उसको कम से कम रखिए। मतलब कि अगर मैं इधर बोल दूंगा I2, तो इधर मैं I3 की जगह पर क्या बोल सकता था, I1 माइनस I2। इस प्रकार से हमारे पास फिर दो ही वेरिएबल है। जितने ज़्यादा वेरिएबल आप बनाओगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता चला जाएगा। तो कोशिश कीजिए वेरिएबल कम से कम बने। अब भाई मजबूरी है तो बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर चाहो क्वेश्चन में तो कोशिश कीजिए कि वेरिएबल्स के नंबर्स कम से कम हो, ठीक है। तो यहाँ पर I1 एक वेरिएबल हो गया और I2 कोई वेरिएबल। तो यहाँ से I1 करंट चला और इन दोनों टर्मिनल में इधर से करंट जाएगा, इधर से जाएगा I2 और इधर से कितना जाएगा I1 माइनस I2। क्यों भाई, I1 आया है, I2 निकल गया, तो बच क्या गया, I1 माइनस I2 बच गया। अब इस पूरे वायर में यहाँ से यहाँ तक पूरे वायर में सेम करंट चलेगा, I1 माइनस I2 यहाँ तक चलेगा, इस पूरे वायर में सेम करंट चलेगा, केवल I2 चलेगा और इस पूरे वायर में I1 आ रहा है। अब जरा बात करते हैं कि आपकी सर्किट सही है कि गलत, वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से I1 चला और यहाँ से देखो, यहाँ से इसमें से कौन आ रहा है, I2 आ रहा है सर, ओके। इसमें से कौन आ रहा है, I1 माइनस I2 आ रहा है, I1 माइनस I2 आ रहा है। अब इन दोनों को जरा इसमें सम करो, I1 माइनस I2 में I2 को सम करेगा तो I2 से I2 कैंसिल, केवल बच गया I1 और इसमें से I1 चल भी रहा था, केवल I1 बचा यहाँ पे I1, क्योंकि I2 प्लस माइनस I2 प्लस ये दोनों जाएंगे कैंसिल, क्योंकि दोनों आ रहे हैं इसमें से निकल कितना रहा है I1, I2 कैंसिल, बचा गया I1, केवल I1 बचा। तो इसमें चला भी तो था I1, यानी कि चला I1 और आया भी I1। इसका मतलब आपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही किया है, जितना करंट यहाँ से निकाला था उतना करंट आया है। तो वैसे ही करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कर लेते हैं पहला। अब फिर दूसरा बात आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जाता आप लूप लॉ लगाते हैं। लूप लॉ में हम कैसे काम करते हैं वो देखते हैं। अगर हम लूप लॉ की बात करें, ठीक है ना, लूप लॉ की बात करें तो लूप लॉ से हमें इक्वेशन बनता है। अब जैसे इसी में देखें तो अगर हम इसकी बात करें A B C D E और F, तो इसमें कितने लूप बन सकते हैं, जैसे A B E F A एक लूप हो गया, और एक लूप A B C D E F A ये बड़ा वाला एक लूप ये हो गया, B C D E B एक लूप हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप लूप ले सकते हो। लूप लेने से क्या फायदा होता है, उस लूप में एक लूप से एक इक्वेशन आप तैयार कर सकते हो, एक लूप से एक इक्वेशन तैयार कर सकते हो। अब इसके नियम में सबसे इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ कि नियम कि इस प्रकार से हम सर्किट को ऐड करते हैं।
किस प्रकार से सर्किट को हम ऐड करते हैं। तो इसकी बात हम करते हैं, ध्यान समझो। मान लेते हैं कि हम इसमें ये लूप ले लेते हैं, ऐसे चलाते हैं, हम चलेंगे ऐसे मान लेते हैं। और इस लूप का नाम हम क्या ले रहे हैं भाई? इस लूप का नाम ले रहे हैं सी, डी, ई और बी, ठीक है ना, बी और फिर सी। हम ये लूप लिए और चलेंगे ऐसे। तो इस लूप में हम करेंगे क्या? लूप लॉक क्या बोलता है भाई? कि आप जिस रास्ते से चल रहे हो पहले उसमें देखिए कि वोल्टेज का ड्रॉप किधर हो रहा है, ठीक है ना। तो हम इधर से चले तो हमें सबसे पहले ये मिलेगा क्या? ठीक है, एक बैटरी मिल गई। बैटरी का ये बैटरी आपके साथ क्या करेगा? ध्यान सुनो, ये बैटरी आपके फ्लो को बढ़ा देगा, क्योंकि इस बैटरी को अगर आप लगाओगे तो बैटरी एक पंप की तरह काम करता है, ठीक है। तो आप अगर ऐसे चलोगे तो ये बैटरी का पॉजिटिव में इधर, तो ये भी तो आपको इधर ही पुश करेगा ना, ये भी आपको इधर ही पुश करेगा। इसका मतलब ये जो इसका ईएमएफ होगा ये हम पॉजिटिव ले लेंगे, ईएमएफ इसका हम पॉजिटिव ले लेंगे। समझ आ रही बात? क्यों? क्योंकि ये आपकी फ्लो को बढ़ाएगा, ये ईएमएफ आपकी फ्लो को बढ़ाएगा, क्योंकि पंप इधर लगा, पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, तो ये आपकी फ्लो को बढ़ा देगा, ठीक है। अब बात आ गया इस रेजिस्टेंस का, ठीक है ना, इस रजिस्टर की बात आ गई। लेकिन अब बात करते हैं इसमें करंट भी इधर फ्लो कर रहा है। देखो इस सर्किट में करंट इधर फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस इसके द्वारा दिए गए वोल्टेज का ड्रॉप करेगा, खाएगा, इसके वोल्टेज को खाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे निगेटिव, माइनस R1 इंटू, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा था? I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, V इक्वल टू I, आपको मुसला लगा रहे हैं। तो R के जगह पर ले लिया R1 और I के जगह पर I1 माइनस I2, इसमें करंट फ्लो कर रहा था। अब चूंकि ये रजिस्टेंस हमारे रास्ते में और ये वोल्टेज को खा रहा है, क्योंकि आप इधर से फ्लो कर रहे हैं, करंट भी इधर ही फ्लो कर रहा है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, रेजिस्टेंस वोल्टेज को ड्रॉप करता है, ये वोल्टेज को खाएगा, इसलिए इसको हमने निगेटिव कर दिया। वापस आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर आए, गौर से देखो, तो यहाँ पर आते हैं तो अब हमें पहला टर्मिनल यहाँ पर बैटरी का, अच्छा सुनो, बीच में एक रेजिस्टेंस हमें मिला है, लेकिन इसमें करंट इधर फ्लो कर रहा है मेरी तरफ। मैं अब इधर चलूंगा, मैं इधर से आया हूँ, मैं इधर जाऊंगा, लेकिन करंट इधर आ रहा है, उल्टा आ रहा है, ये करंट मुझे रोक रहा है, ठीक है। तो करंट ये मुझे रोक रहा है, तो अब ये रेजिस्टेंस इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें करंट मेरे डायरेक्शन में था, यहाँ पर करंट उल्टा है, तो यहाँ पे सारी चीजें अपोजिट चलेंगी। तो ये हो जाएगा माइनस R3 रेजिस्टेंस, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा? I2। अब सर कंफ्यूजन है कि आपने इसको माइनस क्यों किया, इसको आपने, ठीक है ना, एक मिनट, इसको हमने क्या किया था, ध्यान से समझो। यहाँ पर हम करंट फ्लो करा रहे थे, ठीक है, करंट का डायरेक्शन हमारा ये था, करंट के डायरेक्शन में अगर रेजिस्टेंस मिला है तो निगेटिव, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन अपोजिट, हाँ यस पॉजिटिव होगा, ये वोल्टेज का ड्रॉप करेगा, ठीक है ना, पॉजिटिव। इसका उल्टा होगा, देखो ध्यान से सुनो, इसमें करंट इधर फ्लो कर रहा था और मैं चल भी इधर रहा था। अगर हम दोनों पैरेलल है, हमारा फ्लो और करंट का फ्लो पैरेलल है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? निगेटिव। और अगर हमारा फ्लो इधर है, क्योंकि हम ऐसी सर्किट चला रहे हैं ना, हमारा फ्लो इधर है और करंट हमारे सामने से आ गया, तो उस वक्त हो जाएगा पॉजिटिव। हम और करंट दोनों लड़ गए आपस में, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। वापस आते हैं, यहाँ पर देखते हैं जरा, देखो ये पहला टर्मिनल हमें मिल गया पॉजिटिव बैटरी का, ये हमारे फ्लो को रोकेगा, ये हमारे फ्लो को रोकेगा, ठीक है, ये हमारे फ्लो को रोकेगा, तो ये हो जाएगा निगेटिव E2। अब यहाँ पर देखते हैं रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट है और मेरा फ्लो, ये दोनों दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव R3 पॉजिटिव, और यहाँ पर R7 है, और करंट तो हमारा वही है I2। फिर से हम पहुंच गए B पर, कहाँ पहुंच गए? 20 पर, और हमें कहाँ चल रहा है? C से C, फिर B से C में कुछ भी नहीं टर्मिनल, वापस C पर है। अब इक्वल टू हम कर देंगे 0। कंफ्यूजन मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब आपको इसमें दिमाग में क्या रखना है वो समझिए। आपका फ्लो, मान लेते हैं हम इस तरह से चलेंगे सर क्लॉकवाइज, आपके फ्लो के दौरान, ठीक है ना, अगर कोई बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पहले आता है, निगेटिव टर्मिनल, तो इसका ईएमएफ आप लेंगे पॉजिटिव। अगर निगेटिव टर्मिनल पहले आता है, ध्यान समझिए, आप अगर इधर से इधर फ्लो कर रहे हो और आपको पहले निगेटिव टर्मिनल मिला, तो ये होगा पॉजिटिव। और अगर पहले पॉजिटिव टर्मिनल और फिर निगेटिव टर्मिनल मिला, तो ये होगा निगेटिव। बैटरी की बात होगी भाई, आप इधर से इधर फ्लो कर रहे हो, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आप इधर से इधर फ्लो कर रहे हो, लेकिन मान लेते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस है और करंट इधर फ्लो कर रहा है, ध्यान दीजिए, ये हमारा मूवमेंट है। अब करंट अगर उल्टा फ्लो कर रहा है, करंट अगर उल्टा फ्लो कर रहा है, तो उस वक्त जो IR होगा, वोल्टेज का ड्रॉप IR होगा, वो होगा निगेटिव। और अगर इसमें करंट है ऐसे,
और आप इधर फ्लो कर रहे हो और आपके पैरेलल करंट ही फ्लो कर रहा है, तो ये आपका जो IR होगा वो होगा पॉजिटिव, वो होगा पॉजिटिव। ठीक है ना सर, ये कैसे आपने बनाया, किस कॉन्सेप्ट से आया? ये बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है, जैसे इधर देखो, हम अगर इसमें आगे चल रहे हैं, हमारा डायरेक्शन अगर इधर है, तो ये बैटरी का अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले फिर पॉजिटिव टर्मिनल बाद में, जब हम बाहर निकलेंगे तो पॉजिटिव होकर निकलेंगे ना, इसलिए ये पॉजिटिव है। इसमें जब हम बाहर निकलेंगे तो निगेटिव होकर निकलेंगे, इसलिए ये निगेटिव है। बाहर निकलेंगे तब। इसमें आ जाओ, अगर आप इधर फ्लो कर रहे हो और करंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, ठीक है ना, करंट आपका इधर है और आपका फ्लो इधर है, ठीक है ना, और करंट का फ्लो भी इधर ही है। एक मिनट, जरा कंफ्यूजन हो रहा है, ध्यान समझिए। आप अगर इधर फ्लो कर रहे हो, हाँ देखो कंफ्यूजन हो रहा था, आप अगर इधर फ्लो कर रहे हो, ठीक है, और करंट आपके अपोजिट आ रहा है, या फिर करंट आपके अगर डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, तो वो वोल्टेज का ड्रॉप कर देगा, ये निगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब आपका फ्लो और करंट का फ्लो अगर पैरेलल है, ध्यान समझिए, आपका फ्लो और करंट का फ्लो अगर पैरेलल है तो IR निगेटिव होगा, बस इसको याद रखिए। आपका फ्लो ये है जिधर से आप चल रहे हो और करंट का फ्लो भी आपके पैरेलल है, तो उस वक्त रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो होगा निगेटिव। ये आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, लेकिन इतने से नहीं होगा, सर्किट आपको इस तरीके से नहीं आएगी एग्जाम में। सर्किट कैसी आएगी मैं उसकी बात करता हूँ। सर्किट आपकी ये आएगी, ऐसे सर्किट आ जाएगी और आपसे कह देगा कि बताइए, इसको नोट कर ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। अब जरा देखिए, अब आपको अगर मान लेते हैं कि इसमें करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है और आपसे बोलते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा, मतलब अगर हम यहाँ पर एक पोटेंशियल, एक वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल यहाँ और यहाँ पर लगा दें तो कितनी रीडिंग देगा, मतलब हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताइए अक्रॉस ए एंड बी। जैसे यहाँ पर पूछ सकता है पोटेंशियल डिफरेंस बताइए बी और डी के बीच में, ऐसे पूछ सकता है पोटेंशियल डिफरेंस बताइए ए और ई के बीच में, ये ई है, ए और ई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, ऐसा पूछ सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस बताइए बी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, ए और एफ के बीच में, कुछ भी पूछ सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। और सर्किट में बहुत सारे डिवाइसेस जुड़े हुए हैं, तो आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं बेटा, और एग्जाम में यही आएगा। आपके सर ने भी बिल्कुल यही बताया होगा, सर्किट नहीं करना है सॉल्व, ऐसे, ठीक है ना। एक टर्मिनल को सॉल्व करना पड़ेगा, टर्मिनल के क्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना पड़ेगा। जैसे पूछेगा ए और ई के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बताइए, बी और डी के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बताइए, सी और एफ के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बताइए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो किसी भी टर्मिनल में जैसे ए और सी के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप करना है तो आप ऐसे भी आ सकते हो, ऐसे भी आ सकते हो और ऐसे होते हुए भी आ सकते हो, सबका आंसर सेम आएगा, सबका आंसर सेम आएगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ ए और बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो मान लेते हैं ए का पोटेंशियल है VA और बी का पोटेंशियल है VB, ठीक है ना। अब यहाँ शुरू करते हैं, तो VA से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया VA। अब आगे चलते हैं, पहला टर्मिनल क्या आ गया है, पॉजिटिव आ गया है। पॉजिटिव का मतलब किसको ले लेंगे, निगेटिव। इसको हम मान लेते हैं E1 E2 R1 R2, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको पहले सर्किट में मिल जाएगा, पीछे आपको फर्स्ट क्लास में वैल्यू पुट करते हैं। तो E1 का पहला टर्मिनल पॉजिटिव मिला तो लेंगे निगेटिव E1, निगेटिव मिला तो इसको मान लेते हैं E3 है, तो ये हो जाएगा प्लस E3, ठीक है। रेजिस्टेंस मिला, अब हमारा डायरेक्शन, ठीक है, हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों पैरेलल है। अगर दोनों पैरेलल होंगे तो निगेटिव लेंगे, देखो लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, निगेटिव। अगर दोनों पैरेलल होंगे तो हमारा डायरेक्शन और ये हमारा डायरेक्शन है और करंट का डायरेक्शन अगर पैरेलल होंगे तो निगेटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा निगेटिव। निगेटिव में -IR1 पोटेंशियल हो गया ना, ये सब पोटेंशियल में लिख रहा हूँ, ये भी पोटेंशियल, ये भी पोटेंशियल, IR1 भी पोटेंशियल ही होता है। निगेटिव तो हो जाएगा पॉजिटिव इंटू, फिर R2 हमारे पैरेलल है, करंट भी इधर चल रहा है और ये भी पैरेलल है, ये निगेटिव हो जाएगा -IR2 इक्वल टू VB, यानी कि पोटेंशियल एट B इक्वल टू VB। अब आपको निकालना क्या है, ध्यान समझिए, आपको निकालना है VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अब आप बड़े आराम से कर सकते हो, सर VA माइनस VB इक्वल टू, ये सारे डेटा को उधर कर दीजिए, ये हो जाएगा E1 माइनस E3 प्लस IR1 माइनस E2 प्लस IR2। ये वैल्यू आप रखते हैं, आपको डेल्टा भी मिल जाएगा, डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, अक्रॉस AB। इस तरीके से आप पोटेंशियल ड्रॉप बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब रहेगी बात इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल एक्सरसाइज करने के, बड़े आराम से आप ऑफलाइन क्लास में मिलो,
ठीक है। जितने चाहोगे जैसे चाहोगे वैसे क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसे ही इसको ट्रिक करना है, किसी टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालने का। ये किरचॉफ का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है और यही एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आएगा, ठीक है ना, यही एक आएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए और आपको इस सर ने जहाँ पे भी आप पढ़ रहे होगे उसको आपने करवाया भी होगा, ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे, कोई डाउट होगा दोबारा बताइएगा, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। ओके बेटा, थैंक यू।